तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी दंगल से जुड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि महाविकास आघाड़ी उनकी सरकार की योजनाओं की नकल कर रही है। इसके अलावा शिंदे ने उद्धव और आदित्य ठाकरे पर भी निशाना साधा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे और हिंदुत्व की विचारधारा को उनकी पार्टी आगे बढ़ा रही है। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो नतीजों के बाद ही इस पर फैसला होगा। एकनाथ शिंदे के साथ देखिए एक खास इंटरव्यू। कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अरे भैया हम तो दे रहे हैं। अभी वो उनको पता चला है कि लाडली बहना उनका भट्टा गुल करने वाली है, उनको घर बिठाने वाली है, और इसीलिए अभी 3000 का महालक्ष्मी को पहले नाराज करके अभी महालक्ष्मी योजना, अभी हमारी लक्ष्मी बहनें जो है वो कड़क लक्ष्मी है, उनको बराबर फटकार देगी। और ये बिल्कुल लाडली बहना ने तय कर लिया है कि महायुति की सरकार आएगी और हमारी योजना सब शुरू रहेगी। ये भरोसा हम पर है, उन पर नहीं है। सर, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है जो आए दिन पोस्टर्स महाराष्ट्र में छप रहे हैं, कटोगे तो बटोगे, एक है तो सेफ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि काटने का काम भी और बांटने का काम भी दोनों आपकी सरकार करती है, बीजेपी करती है। देखो, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे लिया जाता है उस पर डिपेंड है। आज यहाँ पर एक होकर यूनिटी कर हमें लोकशाही में इस चुनाव में सामने जाना है। हमें ज्यादा सब इकट्ठा होकर वोट करना है, वोट शेयर बढ़ाना है, वोट परसेंटेज बढ़ाना है। तो ये क्या गलत? वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए तो गवर्नमेंट भी सभी मशीनरियां काम करती है। तो मुझे लगता है, और ये हमारी सरकार जो है, हम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी कनेक्टिविटी और स्किल्ड मैन पावर और वेलफेयर स्कीम के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। सर, यहाँ पे महाविकास आघाड़ी खासकर उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी एक ही मुद्दा लेके चल रहे कि आप धोखे से गए, आपने पार्टी चुरा ली, सिंबल चुरा लिया। ये कितना इफेक्ट करेगा सर इस चुनाव प्रचार में? ये बचकानी बात है। ये बच्चे लोग कहते हैं मेरा ये चुराया, मेरा वो चुराया, मेरा वो चुराया, मेरा वो चुराया। अरे चुराने क्या था? वो क्या सोए थे? क्या सोए थे? मैं कहता हूँ लोकशाही में, डेमोक्रेसी में मेजोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। आज हमारे पास मेजोरिटी है। विधायक उनके पास कितने हैं, हमारे पास कितने? देखो, हमारे पास 50 विधायक आए, उनके पास 13-14 विधायक रह गए, 13 सांसद आ गए, लाखों कार्यकर्ता आ गए और कई सैकड़ों हजारों पार्षद आ गए। तो पार्टी किसकी है? तो मेजोरिटी के बलबूते पे इलेक्शन कमीशन ने हमें सिंबल दे दिया, पार्टी दी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे शिकामोर्तब कर दिया, मोहर लगा दी। तो जब उनके फेवर में रिजल्ट आता है वो अच्छी एजेंसी, जब उनके फेवर में नहीं आता वो गलत एजेंसी हो जाती है। तो इसमें मैं इतना ही कहूंगा, ये हमने प्रूव भी कर दिया। बाला साहब ठाकरे जी के विचार को तरोड़ मरोड़ दिया उन्होंने, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया। अभी हमने उनको, उनके विचार को आगे बढ़ा रहे, उनके आदर्शों पे काम कर रहे हैं। उनका क्या आदर्श था? डेवलपमेंट, लोगों को भूखे को रोटी, कपड़ा, मकान दो, वही तो हम कर रहे हैं। और इसलिए ये मेरा चोरी है, वो मेरी चोरी, दूसरा आता क्या उनको? आरोप लगाने के सिवा उनके पास क्या है? बताओ, एक भी काम बताओ कि हमने ये करके दिखाया है। तो मुझे आरोप लगाने, दिन रात आरोप लगाते, गालियां देते, सब कुछ देते, लेकिन लोगों को ये नहीं पसंद। इसलिए लोकसभा में उनके खिलाफ और हमारे बाजू में लोगों ने रिजल्ट दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। बीजेपी योगी के इस बयान को झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में जमकर इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे और भी ज्यादा विवाद पैदा हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में एक चुनावी सभा में बिना योगी आदित्यनाथ का नाम लिए कहा कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं, सर पर बाल नहीं है और गेरुआ कपड़े पहनकर बटोगे तो कटोगे जैसा बयान देते हैं। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और
उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। तो खड़गे के इस बयान के बाद बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है। और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। तो चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है कि बांटने की साजिश को नाकाम करना होगा। पीएम मोदी ने स्वामी नारायण मंदिर के 200 साल पूरे होने के मौके पर एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि लालच देकर बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस साजिश को नाकाम करना होगा। कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। जरूरी है कि देश विरोधियों की इस चेष्टा को हम उसकी गंभीरता को समझें, उस संकट को समझें और हमें सबने मिलकर के ऐसे कारनामों को पराजित करना ही होगा। हमें मिलकर के नाकाम करना होगा। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर नारा चुराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारा नारा था कि देश एक रहेगा तो सेफ रहेगा, बटेगा तो कटेगा। हम पूरे देश को एक रखने की बात करते हैं। वो देश में अपने एक भक्तजनों के समूह को देखते हैं और उनको कहते हैं भक्तों तुम एक रहो तो सेफ रहोगे। हम पूरे देश के लिए कहते हैं कि देश एक रहेगा तो देश सेफ रहेगा, देश बंटेगा तो देश कटेगा। ये हमारा नारा है। हमारे नारे तो चुराते रहते हैं, हमारे नेता चुराए, हमारे नारे चुराए, हमारी मैनिफेस्टो चुराया। ये चोरों की जमात है साहब। तो बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है वाले नारों पर क्यों छिड़ा है सियासी घमासान। आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब आपको बताते हैं बाजार का पूरा हाल। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 10 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 7 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली। डिटेल्स लेते हैं हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आज के बाजार में कहां तेजी और कहां सुस्ती दिखाई दी? सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी गेनर की कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स आज कौन से रहे। सबसे पहले नाम आता है पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड में आज करीबन 4.5% का हमें एक अपसाइड देखने को मिला। द सेम टाइम ट्रेंड में 3%, HCL टेक भी 2% और साथ ही साथ इन्फोसिस में भी करीबन 2% की आज के सत्र में हमें तेजी देखने को मिली। लेकिन लूजिंग पॉकेट में एशियन पेंट्स 8.5% की कमजोरी यहां पे देखने को मिली। ब्रिटानिया 6%, अपोलो हॉस्पिटल 4% और साथ ही साथ सिप्ला में भी करीब 3% का दबाव था। मिड कैप में अगर नजर डाली जाए तो बायोकॉन 9% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। ऑरेकल फाइनेंशियल में भी हमें 4% की मजबूती देखने को मिली है। साथ ही साथ MRF और प्रेस्टीज ई स्टेट भी आज 2 से 3% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लेकिन लूजिंग पॉकेट में UPL 7.5% डाउनसाइड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी 7.5%, सुंदरम फाइनेंस में 6% और टाटा एलेक्सी भी करीबन 6% के दबाव के साथ आज बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और MD ज्योति वर्धन जयपुरिया का कहना है कि ट्रंप की नीतियों से IT सेक्टर को थोड़ा नुकसान संभव है। हालांकि CNBC आवाज के साथ खास बातचीत में ज्योति वर्धन IT सेक्टर पर बुलिश दिखे।
भारत के हिस्ट्री के हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, क्योंकि मार्केट भी इसी किस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। पर उससे ज्यादा यदि अपने देखें तो बहुत रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में इमर्जिंग मार्केट के सामने देखें तो इमर्जिंग मार्केट के सामने करीब 80% का प्रीमियम है वैल्यूएशन में। तो इसीलिए क्या देखने मिल रहा है कि एफआईआई लोग को लॉन्ग टर्म इंडिया अच्छा लगता है, पर शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन इतने महंगे हैं, और है ना, चाइना में वैल्यूएशन काफी सस्ता है, वहां थोड़ा स्टिमुलस का भी कोशिश हो रहा है, तो थोड़ा पैसा दूसरे बाजारों में जा रहा है। दूसरा अभी है ना, थोड़ा पैसा इमर्जिंग मार्केट छोड़ के भी डेवलप मार्केट पर जाने लगा, खासकर यूएस में जाने लगा है, क्योंकि वहां पे ना नई सरकार आई है, तो लग रहा है वहां पे थोड़े मेजर लिए जाएंगे। जनरली जब आईटी है ना, जब रूपी वीकेंड होता है तो एक आईटी अच्छा करता है। दूसरा है कि डिमांड है ना थोड़ा ठीक ही है, इसमें बस एक ही दिक्कत है कि अब जब ट्रम्प की सरकार आएगी, उनका है ना काफी इमिग्रेशन पे ध्यान है। यदि H1B वीजा में कुछ बदलाव आ जाता है जो आईटी कंपनीज को हर्ट कर देता है, क्योंकि उनका रहा है कि भाई अमेरिकन लोग को ही हायर करो, ये बाहर से लोग को नहीं ला, तो हो सकता है आईटी में थोड़ा दिक्कत आ जावे। अभी वो आएंगे जनवरी में, उसके बाद उनके क्या प्रस्ताव आते हैं, वो एक है ना रिस्क फैक्टर रहता है। कमजोर बाजार में भी निवेशकों का भरोसा म्यूचुअल फंड पर टिका हुआ है। कम से कम अक्टूबर के म्यूचुअल फंड के आंकड़े तो यही कह रहे हैं। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से कमजोर बाजार में म्यूचुअल फंड दमदार है। बिल्कुल, और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो एसआईपी की याद आती है। एसआईपी की बात करें तो 25,000 करोड़ रुपए मंथली एसआईपी का रिकॉर्ड आपको नवंबर के महीने में बनता हुआ दिखाई दिया है। काफ़ी शानदार आपको डेटा आता हुआ दिखाई पड़ा है। जो अक्टूबर का डेटा आया है उसके हिसाब से रिकॉर्ड कलेक्शंस आपने म्यूचुअल फंड्स की तरफ से देखा, और एमफी ने जो नवंबर में डेटा दिया है उसके मुताबिक आपको 25,000 करोड़ से ज़्यादा की एसआईपी अक्टूबर के महीने में होती दिखाई पड़ी है। जहाँ तक लगातार 44 महीने एसआईपी इन्फ्लोज और इक्विटी इन्फ्लोज की बात है, वो तो बरकरार है ही। और अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो जो कुल मिला के लार्ज कैप फंड्स हैं, यहां भी इक्विटी इन्फ्लो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। मिड कैप फंड्स में भी आपको एलोकेशन बढ़ता हुआ नजर पड़ा है। कुल अक्टूबर में इक्विटी इन्फ्लो लगभग 41,865 करोड़ रुपए आता हुआ दिखाई पड़ा, और इसमें अगर हम देखें तो ईटीएफ्स में आपको लगभग 13,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन आता हुआ दिखा। अगर हम सेक्टोरल थीमेटिक फंड की बात करें या स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहां थोड़ा बहुत सिक्वेंशियली और मंथली बेसिस पे इन्फ्लो घटा है। लेकिन अगर अब एनएफओस की बात करें तो लगभग 14,575 करोड़ रुपए मोबिलाइज हुए हैं, और ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा अक्टूबर में जो एसआईपी इन्फ्लो है वो आंकड़ा है 25,323 रुपए, जो कि एक रिकॉर्ड है। ओवरऑल अक्टूबर का महीना काफी हेल्दी रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, जहां इक्विटी एयूएम और ओवरऑल जो नए एनएफओस लॉन्च हुए हैं यहां काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। जी शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि फिर से रुलाने लगा प्याज। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने शपथ ले ली है। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 51वें चीफ जस्टिस के तौर पर राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली है। आपको बता दें कि नए सीजेआई दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवराज खन्ना के बेटे हैं और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश HR खन्ना के भतीजे हैं। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक पूरा होगा। राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमतें सेंचुरी के करीब पहुंच गई हैं। होलसेल में प्याज की कीमतें अपने 5 साल के उच्चतम स्तर पर है। खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं क्या है पूरा अपडेट, प्याज की कीमतें कितनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? प्याज एक बार फिर लोगों की आंसू निकाल रहा है। इस वक्त दिल्ली में प्याज की कीमतें 90 रुपए से 100 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। पुराना प्याज मंडियों से लगभग गायब हो गया और नया प्याज बाजार में अभी आना ही शुरू हुआ है, लेकिन इसकी आवक काफी कम है।
राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों से प्याज आता है, लेकिन सितंबर में बारिश हुई थी जिसकी वजह से प्याज की थोड़ी सी फसल खराब हुई थी। इस वक्त अगर मैं प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव की बात करूं तो वहां प्याज 51 रुपए से लेकर के 58 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, जो कि अपने 5 साल का सबसे ज्यादा उच्चतम स्तर है। एक, प्याज की आवक कम हुई है। दूसरा, सरकार ने इस बार प्याज के ऊपर से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटा दिया था, साथ ही जो ड्यूटी थी उसको भी 20% तक कम कर दिया था। लिहाजा व्यापारी बांग्लादेश जैसे देशों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्याज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक नया प्याज नवंबर अंत तक बाजार के अंदर आएगा और उसके बाद ही लोगों को महंगे प्याज से राहत मिलेगी। लंबे इंतजार के बाद मारुति ने सुजुकी डिजायर की चौथी जनरेशन वाली न्यू मारुति डिजायर को लॉन्च कर दिया है। न्यू मारुति डिजायर की कीमत 6,79,000 से शुरू होती है। इसमें कुल 4 वेरिएंट है और साथ ही इसमें 7 कलर ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। मारुति सुजुकी के मार्केटिंग हेड पार्थो बनर्जी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। आइए आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी जो है डिजायर हमारी बहुत पावरफुल ब्रांड है। मैंने जैसे दिखाया है आपको कि इसकी माइंड शेयर हो, प्रेफरेंस हो, बहुत आई है। इस गाड़ी में आपके ब्रांड के अलावा हमने पूरा चेंज कर दिया है गाड़ी को। आप यदि बाहर से देख रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं, बहुत ही स्लीक एंड बहुत ही मॉडर्न लगता है, बहुत ही स्टाइलिश गाड़ी है। ये जब हम मीडिया ड्राइव में गए थे, ये हेड टर्नर था। सड़क में सारे लोग मुड़ मुड़ के इस गाड़ी को देख रहे थे। स्पेशियल आप देखें, यदि हमने इंटीरियर्स देखिए, ये 2 टोन इंटीरियर्स किया है हमने, बहुत ही लग्जरियस बनाया है। और साथ में स्पेस, पीछे की सीट पे यदि 3 लोग बैठते हैं, जो इसमें स्पेस है, इस सेगमेंट में कोई गाड़ी दूसरी नहीं दे सकता है। उसके अलावा हमने फर्स्ट इन सेगमेंट कई चीज इंट्रोड्यूस की है। इलेक्ट्रिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, 9 इंच ऑडियो डिस्प्ले यूनिट एंट्री सेडान सेगमेंट में। इस सेगमेंट के अंदर में हमने वो फीचर्स दिए हैं जो कि आपके हाई एंड प्रीमियम सेगमेंट्स में होते हैं, उसको प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो पहले भी हमारी गाड़ी जो है बहुत फीचर्स के साथ आती थी। अब हमने इसमें 6 एयर बैग हर वेरिएंट के लिए कर दिया है। और इसको आपको लोगों को हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने ज्यादा किया है, क्योंकि हमें पहले से मालूम था कि हमारी गाड़ी जो है बहुत ही सेफ है और सारी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। और इसके अलावा इस गाड़ी में हमने एक अपनी बेस्ट इंजन लगाई है, Z सीरीज इंजन। और इसमें जो माइलेज आ रही है पेट्रोल वेरिएंट में तकरीबन आपकी 25 किलोमीटर पर लीटर की आ जाती है, और CNG के साथ में हम 34 किलोमीटर तक देते हैं। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन करने के लिए कानून बनने जा रहा है। क्या बैन लगाना सही कदम है? अगर नहीं तो कैसे कर सकते हैं बच्चों को कंट्रोल? जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।